हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री। टॉपिक है गुट निरपेक्षता की नीति पर निबंध लिखे। तो बच्चों, ये गुट निरपेक्षता की नीति मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए देखते हैं गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। गुट निरपेक्षता की नीति पढ़ने से पहले स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि हमारी समय समय पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति होती क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुट निरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से 1961 में अस्तित्व में आया, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही इसका आरंभ हो चुका था। 1947 में भारत ने एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की कि हम एशियाई स्वयं अपने पैर पर खड़े होंगे और इन सभी के साथ सहयोग का प्रस्ताव रखते हैं जो हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। तो गुट निरपेक्षता की नीति जो थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों में बट गया था, मतलब दो विचारधाराओं में। तो ये दोनों विचारधाराएं एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने साथ मिला रही थी। जैसे ही विकासशील देश जिनको जिस गुट में जाना था वो चले गए, मगर बहुत से ऐसे देश थे जैसे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, ये किसी भी गुट में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि ये लंबे समय से गुलाम रहे थे। तो ये साम्राज्यवाद का घोर विरोध करते थे, इसलिए इन्होंने दोनों गुटों से दूर रहने की बात कही और इन्होंने अपना एक मंच तैयार करने पर सहमति जताई। तो जब 1947 के बाद जब एशियाई राष्ट्रों का जब भारत में एक सम्मेलन हुआ, तो उसमें भारत ने अलग से एक गुट और अलग से अपना एक मंच बनाने पर तैयार हुए और इन्होंने कहा कि हम आपस में ही अपना व्यापार और आपस में ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे और हम शीत युद्ध के प्रभाव को ख़त्म करेंगे। तो ऐसे मंच को उन्होंने एक तैयार करने के ऊपर बात कही। फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने गुट निरपेक्षता नीति की स्थापना की। गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जब 1961 में बांग्लादेश की राजधानी बेलग्रेड में इन्होंने पहला शिखर सम्मेलन किया, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर और इंडोनेशिया के मार्शल टीटो ने गुट निरपेक्षता की नीति की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ में घाना और इंडोनेशिया के जो शासक थे, उन्होंने इसका जोरदार समर्थन किया। आगे देखते हैं। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसमें विश्व के 25 देशों ने भाग लिया। वर्तमान समय में इस नीति के सदस्यों की संख्या बढ़कर 2001-2 में 114 हो गई, फिर 116 और वर्तमान में माना जाता है कि इसकी 119 सदस्य संख्या चल रही है। तो इस तरह से गुट निरपेक्षता की नीति आरंभ हुई। तो अब गुट निरपेक्षता की नीति जो बनी थी वो दोनों सैनिक गुटों से दूर रहने की नहीं बनी थी। अब बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ। गुट निरपेक्षता विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो गुटों की स्थापना हुई, पूंजीवादी और साम्यवाद। और विश्व की स्थापना के बाद अधिकतर देश इन गुटों के सदस्य बनने लगे। लेकिन जब कोई देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होता बल्कि एक समान दूरी बनाए रखता है, तो इसे ही हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। अब बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति के सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत है सैनिक गुटों से अलग रहना। जब ये गुट निरपेक्षता की नीति बनी, इसका लक्ष्य था इन दोनों सैनिक गुटों से दूर रहना, यानी पूंजीवादी अमेरिका और सोवियत संघ और साम्यवादी सोवियत संघ से। तो इन्होंने दोनों सैनिक गुटों से अलग रहने की बात कही और दोनों ही सैनिक गुटों से उन्होंने एक समान दूरी बनाए रखी। यही गुट निरपेक्षता का पहला उद्देश्य था। दूसरा, स्वतंत्र विदेश नीति बनाना। गुट निरपेक्षता के सदस्य देशों ने गुट निरपेक्षता नीति का आह्वान इसलिए किया क्योंकि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाना चाहते थे, क्योंकि वो लंबे समय से अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए अपनी स्वतंत्र विदेशी नहीं बना पाए। तो इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता के बाद किसी भी गुट में न जाने का निर्णय लिया और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी। तीसरा उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति के सदस्य लंबे समय से गुलाम थे, आर्थिक शोषण और आर्थिक विकास से बिल्कुल
अनजान थे, तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गुट बेस्ता की नीति का आह्वान किया। नेक्स्ट उद्देश्य था निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तो ये जितने भी देश थे ये हथियारों की जोर पर ही गुलाम बने थे, इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता के बाद से अस्त्र शस्त्रों का घोर विरोध किया और ये अपने गुट में निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गुट बेस्ता की नीति बनाई। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना चाहते थे ये जितने भी विकासशील देश हैं, इसलिए इन्होंने शीत युद्ध को ख़त्म करने और दोनों ही गुटों से दूर रहने की बात कही और इन्होंने अपना एक मंच तैयार करा गुट बेस्ता की नीति। और गुट बेस्ता की नीति का उद्देश्य था शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना। विवादों को बातचीत के द्वारा समाधान करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गुट बेस्ता की नीति अपनाई और इन्होंने अपनी आपसी बातचीत के माध्यम से बहुत सारे विवादों को भी सुलझाया और शीत युद्ध के दोनों ही विचारधारा के गुटों को आपसी बातचीत, इन दोनों ही गुटों में शीत युद्ध को समाप्त करने में आपसी बातचीत को बढ़ावा भी दिया। मानव अधिकार को बढ़ावा देना, क्योंकि लंबे समय से गुलाम थे ये जितने भी देश थे विकासशील देश, इनको अधिकारों से वंचित रखा गया था, परंतु इनका लक्ष्य था अपने सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकार को मजबूत करना। तो इन्होंने मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए गुट बेस्ता की नीति बनाई। ये पढ़े था हमने गुट बेस्ता की नीति के उद्देश्य। अब बात करते हैं उपलब्धियों के बारे में। तो गुट बेस्ता की नीति की उपलब्धि पहली है गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता। प्रारंभ में गुट निरपेक्षता प्राप्त देशों की एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है। शुरू में दोनों गुटों ने इस पर अविश्वास किया, वे इसे गुप्त रूप से दूसरे के साथ बंधा हुआ कहते थे, परंतु स्टालिन की मृत्यु के बाद ही सोवियत दृष्टि में परिवर्तन आया और पश्चिमी गुट ने 7वें दशक में इसे मान्यता दे दी। दूसरा थी इसकी उपलब्धि विश्व राजनीति में संघर्ष। इन्होंने जो विश्व राजनीति में संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष किया और इन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई और शीत युद्ध को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज की पूरी तरह से दो हिस्सों में बांटने से रोक दिया, यानी विश्व राजनीति में संघर्ष को बढ़ावा दिया। इन्होंने संघर्ष इतना करा कि शीत युद्ध को इन्होंने समाप्त करने में ही अपनी भूमिका अदा की। नेक्स्ट उपलब्धि शीत युद्ध में हथियारों की होड़ को बढ़ने से रोकना। जी, इनकी एक उपलब्धि थी कि इन्होंने गुट बेस्ता की नीति मंच के माध्यम से इन्होंने अपने गुट के सदस्यों में हथियार बढ़ने नहीं दिए और उन्होंने बाहर के देशों का भी हथियारों वाले जो अस्त्र शस्त्र बनाने वाले देश थे इन्होंने उनकी आलोचना करी और शीत युद्ध में हथियारों की होड़ को बढ़ने से रोका। गुट बेस्ता की नीति के सदस्यों ने शीत युद्ध को सिद्धांत की स्थिति में लाना, शीत युद्ध को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया और शीत युद्ध को केवल विचारधारा की तक ही सीमित रखवाया। गुट बेस्ता की नीति ने एक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करी कि शीत युद्ध को उनके सिद्धांत की स्थिति में ही लाकर खड़ा कर दिया, जो कि विश्व तीसरे महायुद्ध के कगार पर जाने से रोक दिया। फिर है विश्व समाज के लिए स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराया। जो नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चुंगल से निकल कर रहे थे, उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर दिया और जितने भी नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति गुट बेस्ता की नीति का सदस्य बनकर बनाए रखी। तो ये हमने जो कहा विश्व समाज के लिए स्वतंत्रता का वातावरण उपलब्ध था। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। गुट बेस्ता की नीति के सदस्यों ने आपसी विकासशील देशों की जो मध्य जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ावा दिया और इन्होंने आपसी मिलकर व्यापार को आगे तक बढ़ाया ताकि उनका विकास हो सके। तो ये हमने बात करी उपलब्धि के बारे में। अब बात करें गुट बेस्ता की नीति की प्रासंगिकता के बारे में। तो प्रासंगिकता देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अनेक लोगों का मत है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन अप्रासंगिक हो चुका है, परंतु वर्तमान में भी इसकी महत्वपूर्ण कारणों से बना हुआ है, यानी इसकी महत्व बना हुआ है। तो पहला है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए गुट निरपेक्षता की भूमिका आज भी आवश्यक है। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो कुछ विचारक इसके विरोध में थे और इसका समर्थन। कुछ विचारकों का मानना ये था कि अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो गुट निरपेक्षता की नीति भी समाप्त हो जानी चाहिए, परंतु कुछ का मानना ये है कि नहीं, आज भी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी आज भी साम्राज्यवादी गतिविधियाँ प्रारंभ है, इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति भी आज भी प्रासंगिक है। तो इसका पहला था कि आज वर्तमान में अमेरिकी बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति आवश्यक है। दूसरा, विश्व के पिछड़े और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति आवश्यक है। तीसरा है पिछड़े और विकासशील देशों के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए भी गुट निरपेक्षता की नीति आवश्यक है। नेक्स्ट है पिछड़े और निर्धन देशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण है। तो ये हमने गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता के बारे में बात करी, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।